नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपकी 2026 के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ये आपकी क्लास होगी प्राचीन भारत के स्रोतों की, जिसमें आपको यूपीएससी 2026 में आने वाले 5 सबसे खतरनाक हिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे। या क्या आप इन सवालों के जवाब 10 सेकंड में दे सकते हैं? तो चलिए प्रीलिम्स 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। कैसी है आपकी तैयारी? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? क्या पूछा गया है? आप लोगों ने अगर हिस्ट्री की क्लास ली है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। तो क्या है कि भारत में मेहरगढ़ क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेहरगढ़ क्या है, ये बात करें तो ये एक सॉरी अभी क्वेश्चन नहीं देंगे। आप लोगों के पास है 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड में सोचो और बताएं। अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए हम लोग बात करें इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल है। तो ये क्या मेहरगढ़ क्या है? एक नौपाषाण स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट से। तो व्याख्या में देखें कि ये जो बेलन घाटी ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती है, जो कि मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बोलन घाटी के किनारे स्थित है। जिसकी तिथि की बात करें तो इसका समय है वो 7000 ईसा पूर्व है या 7000 बीसी है। ठीक। बात बात करें कि नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल में मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, बल्कि वे उत्पादक भी करते थे। वे लोग उत्पाद भी करते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देख लें तो जौ होगा, चावल हो गए, ऐसे काफी अनाज इस भी उगाते थे, कपास भी उगाते थे। बात करें कि तथा कृषि कर्म पशुपालन में पूर्णतः परिचित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग फिर ट्राई करें कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में दे सकते हैं या नहीं। याद रखें कि आप लोग अगर इन क्वेश्चनों का हिस्ट्री के क्वेश्चनों का आंसर 10 सेकंड में दे रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राजलेखों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग सोचें और कमेंट सेक्शन में दें आंसर कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ये जेम्स प्रिंसेप हैं। कौन? जेम्स प्रिंसेप। तो बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट और रिलेटेड पॉइंट जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं इसके विषय में व्याख्या में कि जेम्स प्रिंसेप ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी पद पर नियुक्त थे। उसने 1837 में, आप लोग इसका कालक्रम भी याद रखें कब, 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में भी किया गया था। बात करें कि अशोक के गिरनार वाले शिलालेख, कौन? गिरनार वाला बड़ा है इंपॉर्टेंट शिलालेख रहता है। ये वनडे एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो ये शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों की भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी, कौन? प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। अतः सम्राट अशोक के राजलेखों का सबसे पहले विकूटन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप लोग चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और ये आने वाली सभी एग्जामों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। बात करें कि प्रिंसेप के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, एडवर्ड थॉमस, वाल्टर इलियट या स्टीवेशन, जॉन मार्शल, जॉन फ्लिट आदि जैसे अनेक पुरातात्विकविदों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन व अन्वेषण को आगे बढ़ाया था। देखिए ये जितने अंग्रेज
अंग्रेजी अधिकारी थे। इनके विषय में अगर आप लोगों को अलग से पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में दे दें ब्रिटिश इंडिया, बस इतना आप टाइप कर दें, आप लोगों के लिए ये क्लास तैयार कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी उत्कीर्ण की गई है या लिखी गई है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर दें कि क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मालविकाग्निमित्रम। ये मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? आप लोग रिकॉल करें और याद करें कि किसकी रचना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। फिर भी हम लोग बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट में, इसमें सब मिलेगा आपका। तो बात है कि मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की का प्रथम नाटक है। किनका? कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा एक राजकन्या जो कि उनके गुरु की पत्नी थी, प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि भी थे। उनकी विभिन्न रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी? नाटक की बात करें तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमावर्षमीय हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहार है। ये नाटक और महाकाव्य और खंड काव्य भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये वनडे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोगों को असत्य कथन ढूंढना है। इसका असत्य कथन कौन सा है? आप लोग याद करें। आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोगों को जरूर याद आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। ये कथन असत्य है। ये कागज की मुद्रा है, ये कब आई भारत में? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें। देखते हैं कितनी आप लोगों की तैयारी अच्छी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, जिसका पेपर अभी मई में लगा हुआ है। बात करें इसके एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु की मुद्रा सिक्कों का प्रचलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने, शीशे से भी बनते थे। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो उसे C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन के स्रोतों से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है। परंतु बात करें कि जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 की क्षय की प्रक्रिया समान गति से चलती रहती है, लेकिन हवा और भोजन से C14 लेना बंद हो जाता है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। ये हो गए क्वेश्चन 4। पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? कथन 1 में है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राजादेश जारी किए जाते थे। देखिए, जब तक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तब तक आप लोग रिकॉल करें और याद करें कि आप लोगों का राइट आंसर क्या हो सकता है। कमेंट में भी ये आंसर आप लोग टाइप करते रहें। दूसरा कथन है कि बौद्ध और जैन और वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक अभिलेख बनवाए। तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर है कौन है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही आपके कथन सही हैं। तो किस किस का ये क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट में दें आंसर। नेक्स्ट को बात करें इसके टॉपिक की, रिलेटेड पॉइंट्स की, तो अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया। सम्राट अशोक के अभिलेख राजाओं
की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं और निर्णयों की सूची रहती थी। अभिलेखों की दूसरी कोटि में आध्यात्मिक अभिलेख, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों के निवास स्थानों से संबंधित स्तूपों, स्तंभों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया था। अभिलेखों की तीसरी कोटि में प्रशस्तियां, जिसमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजय और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में भी आता है। ये हो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। आप लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लिए मात्र 5 क्वेश्चन अभी लाए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आंसर जरूर दें। आप लोगों को नीचे चल रहे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें तो वीडियो का लिंक आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मिलेगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।